पानी का ये छोटा सा टुकड़ा हमारी इंसानी तारीख के सबसे इम्पोर्टेंट समुद्रों में से एक है। यूरोप और एशिया के बीच मौजूद ये है ब्लैक सी। दुनिया के क्रॉस रोड पर मौजूद ये समंदर हजारों साल से बहुत सी एम्पायर्स की लाइफलाइन रहा है। एंशिएंट ग्रीक से लेकर ऑटोमन एम्पायर और इवन आज रशिया और नेटो जैसी वर्ल्ड पावर्स के लिए भी ये समंदर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि रशिया का सबसे बड़ा पावर सोर्स ये ब्लैक सी ही है तो गलत नहीं होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? हर तरफ से लैंड लॉक्ड इस समंदर में ऐसा क्या खास है कि इसे रशिया की लाइफलाइन कहा जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस समंदर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझना होगा। आज की वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं ब्लैक सी की वो कहानी जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। लेकिन यहाँ पर आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोगों को नई वीडियोस के नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ मगर बहुत सी वीडियोस की रीच कम होती है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। तो अब चलते हैं ब्लैक सी की जबरदस्त ज्योग्राफी की तरफ। ब्लैक सी 6 कंट्रीज के बीच घिरा हुआ है और दिखने में बिल्कुल किसी झील की तरह लगता है। इसके नॉर्थ में रशिया और यूक्रेन है, ईस्ट में जॉर्जिया है, साउथ में टर्की है, जबकि वेस्टर्न साइड पर रोमानिया और बल्गारिया है। इतने सारे कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करने का मतलब है कि यहाँ मौजूद सारे कंट्रीज अपने ट्रेड और डिफेंस के लिए इसी समुद्र को यूज करते हैं। ब्लैक सी के लिए बाकी दुनिया से कनेक्टेड रहने का एक ही रास्ता है और वो है इस 700 मीटर चौड़े बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू। इसी स्ट्रेट के जरिए सारी शिप्स ब्लैक सी से मरमरा सी में आती हैं और फिर डार्डनेल स्ट्रेट को क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी में निकल जाती हैं। ये दोनों चोक पॉइंट्स तुर्की के कंट्रोल में हैं और ब्लैक सी को दुनिया के बाकी समुद्रों से कनेक्ट करने का वाहिद जरिया है। बॉस्फोरस स्ट्रेट की बात करें तो वो हमेशा से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। हर रोज इन ब्लैक सी वाले कंट्रीज के हजारों ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल शिप्स यहाँ से गुजर कर बाकी दुनिया को जाते हैं। अब क्योंकि ये चोक पॉइंट तुर्की के कंट्रोल में है तो इसी वजह से उसकी जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ब्लैक सी के साथ कोस्ट लाइन शेयर करने वाले ये 6 कंट्रीज अपने अपने मतलब के लिए इस समंदर पर रिलाई करते हैं। यूक्रेन अपने ओडेसा पोर्ट के जरिए बाकी दुनिया को अनाज एक्सपोर्ट करता है। जॉर्जिया बटूमी और पोर्टी सी पोर्ट के जरिए कॉकेसस वाले कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, जबकि रोमानिया और बल्गारिया अपने सी पोर्ट्स के जरिए ईस्टर्न यूरोप को इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करते हैं। रशिया की बात करें तो ब्लैक सी उसके लिए सिर्फ पानी नहीं बल्कि उसके ट्रेड, एनर्जी और मिलिट्री पावर की लाइफलाइन है। फॉर एग्जांपल रशिया के 2 सी पोर्ट नोवरोसिस्क और सेवास्टोपोल की बात करते हैं। 19th सेंचुरी में बनने वाला नोवरोसिस्क ब्लैक सी में रशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और यहीं से रशिया अपना तेल और अनाज बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह सेवास्टोपोल 1783 में बना जब रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया और तब से लेकर आज तक ये रशिया की नेवल स्ट्रेटेजी का हब है। इन दोनों पोर्ट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रशिया के आर्कटिक पोर्ट्स के मुकाबले में ये सारा साल काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर बर्फ नहीं होती। ब्लैक सी की ज्योग्राफी रशिया को एक नेचुरल प्रोटेक्शन भी देती है, लेकिन इसी लैंड लॉक ज्योग्राफी का मतलब ये भी है कि रशिया की बाकी दुनिया को एक्सेस तुर्की और दूसरे नेटो मेंबर कंट्रीज के साथ रिलेशंस पर डिपेंडेंट है और हम इन कंट्रीज के रिलेशनशिप पर वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ऐसा नहीं है कि ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस अभी मॉडर्न टाइम्स में ही बनी है, बल्कि ये समुद्र तो हजारों साल से यहाँ मौजूद सिविलाइजेशंस के राइज और डाउनफॉल में एक क्रिटिकल फैक्टर रहा है। सबसे पहले एंशिएंट ग्रीक से शुरू करते हैं, जिन्होंने 8th सेंचुरी BCE में ब्लैक सी की कोस्ट लाइन पर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू की। बाइजेंटियम जैसे बड़े और एडवांस्ड शहर बनाए गए। इन शहरों की तरक्की की सबसे बड़ी वजह थी ही ये ब्लैक सी को एक्सेस। ग्रीक्स के लिए ब्लैक सी ट्रेड का हब था और इसी के जरिए वो लोग अनाज, मछली और इवन गुलामों को भी इंपोर्ट करते थे। इसके बाद रोमन्स ने 1st सेंचुरी BCE में इस एरिया पर कब्जा कर लिया और ब्लैक सी उनके ट्रेड नेटवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। ब्लैक सी के ट्रेड रूट्स को कंट्रोल में लेने के लिए रोमन एम्पायर ने शेरसोनीसस और पैंटिकपेयम जैसे शहर बनाए, जिन्हें आज क्राइमिया और कर्च कहा जाता है। इसके बाद रोमन्स ने यहाँ गैरिजन्स बनाए ताकि अपने आप को बारबेरियंस के अटैक से महफूज रख सकें। रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद बाइजेंटीन एम्पायर ने ब्लैक सी का कंट्रोल ले लिया।
ब्लैक सी के इन ट्रेड रूट्स की वजह से ही कॉन्स्टेंटिनोपल, जो यूरोप और एशिया के क्रॉस रोड पर था, दुनिया का अमीर तरीन शहर बन गया। बाइजेंटीन एम्पायर ने ब्लैक सी को सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि अपने डिफेंस और इवन ईस्टर्न यूरोप के स्लाविक लोगों तक क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए भी यूज किया। फिर 15th सेंचुरी के मिड में ऑटोमन्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया और यहीं से ऑटोमन एम्पायर के ब्लैक सी पर कंट्रोल की शुरुआत हुई। ऑटोमन्स ने ब्लैक सी के जरिए इस पूरे रीजन की ट्रेड पर अपनी मोनोपोली कायम कर ली और फिर इसी समुद्र के जरिए ईस्टर्न यूरोप, कॉकेसस और मिडिल ईस्ट तक अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया। फिर 18वीं सदी में रशियन एम्पायर ब्लैक सी में एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरी। 1783 में कैथरीन द ग्रेट की लीडरशिप में रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया और सेवेस्टोपोल को अपनी नेवल बेस बना दिया। ये एक साइन था कि अब रशियन एम्पायर ब्लैक सी में ऑटोमन एम्पायर को चैलेंज करने वाली है। रशिया की ब्लैक सी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश ब्रिटेन, फ्रांस और ऑटोमन एम्पायर के इंटरेस्ट्स के साथ डायरेक्ट क्लैश हुई, जिसके नतीजे में 1853 में यहाँ पर शदीद जंग हुई, जिसे क्राइमियन वॉर कहते हैं। गो के रशियन आर्मी ये वॉर बहुत बहादुरी से लड़ी, मगर वो हार गए क्योंकि उनके मुकाबले में उस वक्त की 3 बड़ी सुपर पावर्स थी। 20th सेंचुरी में दोनों वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर में ब्लैक सी स्ट्रेटेजिक मैन्यूवरिंग का फोकल पॉइंट रहा। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्लैक सी रशियन और ऑटोमन नेवी के लिए एक इम्पोर्टेंट बैटल ग्राउंड था। ऑटोमन नेवी जर्मन हथियारों से लैस ब्लैक सी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि रशिया की ब्लैक सी फ्लीट अपनी सप्लाई लाइंस और कोस्टल शहरों को प्रोटेक्ट कर रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्लैक सी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जब एक तरफ जर्मनी और उसके साथी कंट्रीज ने ब्लैक सी का कंट्रोल लेकर सोवियत की सप्लाई लाइंस कट कर दी और कोकेशियन ऑयल फील्ड्स तक पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ सोवियत की ब्लैक सी फ्लीट ने सेवेस्टोपोल और ओडेसा जैसे पोर्ट्स को कंट्रोल करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसी तरह कोल्ड वॉर के दौरान ब्लैक सी नेटो और वॉरसॉ पैक्ट वाले कंट्रीज के बीच एक फोकल पॉइंट रहा। असल में जब नेटो बनी तो उसके जवाब में सोवियत यूनियन ने एक डिफेंस ट्रीटी की। इस ट्रीटी में सोवियत यूनियन और 7 यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे कि पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया और अल्बानिया। इन सब कंट्रीज का एम यही था कि नेटो के खिलाफ ये सब इकट्ठे रहें। इस ट्रीटी के बाद सोवियत यूनियन ने ब्लैक सी में अपनी कोस्ट लाइन को बड़ा हैवीली फोर्टिफाई कर लिया। सेवेस्टोपोल अब सोवियत यूनियन की सबसे मेन नेवल बेस बन चुका था। इस बेस में खड़ी ब्लैक सी फ्लीट मॉस्को की मेन डिफेंस लाइन थी। सोवियत यूनियन की सबमरीन्स और वॉरशिप्स न सिर्फ इस सारे एरिया की निगरानी करती थी, बल्कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक ओशन पर भी कड़ी नजर रखती थी। दूसरी तरफ नेटो के लिए ब्लैक सी एक अपॉर्चुनिटी भी था और चैलेंज भी। तुर्की, जिसके कंट्रोल में बॉस्फोरस और डार्डनेल स्ट्रेट थे, वो नेटो मेंबर था। तो इस तरह नेटो के पास 2 बहुत स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स का कंट्रोल था, जिसके जरिए वो सोवियत यूनियन की सप्लाई लाइंस किसी भी वक्त चोक कर सकते थे। और इसीलिए कोल्ड वॉर के बीच नेटो वॉरशिप्स इन स्ट्रेट्स के पास ही चक्कर लगाती रहती थी। ब्लैक सी सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान, जब सोवियत यूनियन ने अपनी नेवी को कंप्लीटली हाई अलर्ट कर दिया। इस पूरे अरसे में 1960s से लेकर लेट 1980s तक ब्लैक सी मिलिट्री एक्सरसाइजेस और इंटेलिजेंस गैदरिंग का सेंटर रहा। लेकिन यही वो वक्त भी था जब सोवियत यूनियन ने ब्लैक सी के जरिए ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट तक पेनिट्रेट किया। खैर 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद ब्लैक सी में ये इंटेंस राइवलरी तो खत्म हो गई, मगर इसके बावजूद सेवेस्टोपोल आने वाले टाइम के लिए भी रशिया की नेवल पावर का एपिसेंटर रहा और इवन आज भी है। मार्च 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा किया तो उसकी वजह भी उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, बिकॉज क्राइमिया के पास डीप वाटर पोर्ट्स और सारे बड़े शिपिंग रूट्स की एक्सेस है। 2014 के बाद रशिया ने ब्लैक सी में अपने मिलिट्री होल्ड को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। यहाँ पर अब स्टेट ऑफ द आर्ट सबमरीन्स, वॉरशिप्स और मिसाइल सिस्टम्स लगाए गए हैं ताकि नेटो कंट्रीज की तरफ से किसी भी एग्रेशन को काउंटर किया जा सके। इसी तरह रशिया ब्लैक सी के थ्रू ही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज स्पेशली सीरिया में अपने मिलिट्री ऑपरेशंस करता रहा है। और फिर 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो उसमें भी ब्लैक सी रशियन फ्लीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसी बहरी बेड़े के जरिए रशिया ने यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइल से अटैक किया। ब्लैक सी से मिसाइल लॉन्च करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि यहाँ से ये मिसाइल्स यूक्रेन के बहुत अंदर तक टारगेट हिट कर सकते थे। और दूसरा, ब्लैक सी पर कंट्रोल रखने से रशिया ने इजीली सदर्न यूक्रेन में मौजूद उसकी आर्मी की सप्लाई लाइंस कट कर दी और उसकी बाकी दुनिया से ट्रेड एक्सेस भी डिसरप्ट कर दी। अभी तक हमने ब्लैक सी की सिर्फ मिलिट्री इंपॉर्टेंस पर बात की है, बट द ब्लैक सी इजंट जस्ट अबाउट मिलिट्री पावर, इट्स ऑल्सो एन इकोनॉमिक लाइफलाइन फॉर रशिया, क्योंकि ये ब्लैक सी ही रशिया को दुनिया की इंपॉर्टेंट ट्रेड मार्केट से कनेक्ट करता है।
रशिया की 30% एक्सपोर्ट्स, जिसमें ऑयल और गैस भी शामिल हैं, वो इसी समुद्र से गुजरकर बाकी दुनिया को जाती हैं और रशिया इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कमाता है। इसी तरह ब्लैक सी में नेचुरल गैस के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं और इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल होने की वजह से रशिया सारे यूरोप की एनर्जी मार्केट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। पिछले कुछ सालों में ब्लैक सी में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू रशिया यूक्रेन को बाईपास करके तुर्की और सदर्न यूरोप को गैस सप्लाई कर रहा है और इस तरह रशिया की इन पॉलिटिकली वोलेटाइल ट्रेड रूट्स पर से डिपेंडेंस कम हो गई है। इस वक्त ये अकेली पाइपलाइन है जहां से रशियन गैस यूरोप को जा रही है, बट एनर्जी इज जस्ट वन पीस ऑफ द पजल। ब्लैक सी पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया और यूक्रेन को दुनिया की ब्रेड बास्केट कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया की 30% वीट ये दोनों कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं। ओडेसा, नोवरोसिस्क और मैरियोपोल सी पोर्ट्स मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया तक अनाज पहुंचाने का सबसे इंपॉर्टेंट गेटवे है और इसीलिए अगर ब्लैक सी के ट्रेड रूट्स में थोड़ी सी भी ब्लॉकेज हो तो पूरी दुनिया की मार्केट्स हिलकर रह जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जब 2022 में रशिया ने यूक्रेन फूड एक्सपोर्ट को ब्लॉक किया तो फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गईं। एनर्जी और फूड एक्सपोर्ट्स की तरह ब्लैक सी शिपिंग इंडस्ट्री का भी हब है। यहाँ पर मौजूद पोर्ट्स मेटल से लेकर केमिकल्स तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हैंडल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है नोवरोसिस्क पोर्ट, जो कि रशिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है और यहाँ से कोयला और फर्टिलाइजर्स पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होते हैं। ब्लैक सी एक और रिसोर्स से माला माल है और वो है विंड एनर्जी। जैसे जैसे दुनिया सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जा रही है वैसे वैसे कंट्रीज ब्लैक सी के विंड एनर्जी के पोटेंशियल को इवेल्युएट कर रहे हैं। रोमेनिया और बल्गारिया जैसी कंट्रीज ब्लैक सी के साथ अपनी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को विंड एनर्जी के लिए यूज करने पर काम कर रहे हैं। टर्की और यूक्रेन ने भी विंड एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दी है। अगर ये इनिशिएटिव्स कामयाब होते हैं तो इस पूरे रीजन की ऑयल और गैस पर से डिपेंडेंस काफी हद तक कम कर देंगे। लेकिन रशिया के लिए इन इकोनॉमिक बेनिफिट से भी बढ़कर ब्लैक सी उसकी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जरिया है। इस ब्लैक सी के ही जरिए रशिया यूरोप, मिडिल ईस्ट और दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है और यहीं पर एक और प्लेयर भी इस पिक्चर में एंटर होता है और वो कोई और नहीं बल्कि नेटो है। ब्लैक सी नेटो के लिए भी बहुत क्रिटिकल है। 3 नेटो कंट्रीज टर्की, रोमेनिया और बल्गारिया ब्लैक सी के साथ कोस्ट लाइन शेयर करते हैं और रशिया को रोकने में नेटो का सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि नेटो ब्लैक सी में अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है एनुअल सी ब्रीज एक्सरसाइज। 2021 में नेटो ने 32 कंट्रीज के साथ, जिसमें अमेरिका और यूके भी शामिल थे, ब्लैक सी में मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, जिनमें नेवल वॉरफेयर से लेकर एयर डिफेंस तक सब कुछ शामिल था और इन एक्सरसाइजेस का मकसद ही ये था कि रशिया पर दबाव रखा जाए। लेकिन ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस कभी कभी बहुत डेंजरस टर्न भी ले लेती हैं। जैसे इसी सी ब्रीज एक्सरसाइज के दौरान एक ब्रिटिश नेवी शिप क्राइमिया के पास चली गई, जिसको रशियन नेवी ने घेरे में ले लिया और सिचुएशन बहुत टेंस हो गई थी। इसी तरह नेटो ने रोमेनिया और बल्गारिया में भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है ताकि रशिया से किसी भी किस्म की थ्रेट को काउंटर कर सके। फॉर एग्जांपल, रोमेनिया में एजिस अशोर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो रशिया से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसी तरह बल्गारिया में सर्वेलेंस रेडार्स हैं जिनसे नेटो इस सारे एरिया की निगरानी करता है। इसी तरह तुर्की का भी बहुत क्रिटिकल रोल है। तुर्की का रशिया के साथ एक बड़ा कम्प्लेक्स सा रिलेशनशिप है। बहुत से जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि सीरियन सिविल वॉर और लीबिया की सिविल वॉर में तुर्की और रशिया दोनों ऑपोजिट साइड्स पर थे, लेकिन इसके बावजूद अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट्स में दोनों कंट्रीज आपस में बहुत रियलिस्टिक रिलेशनशिप्स रखते हैं। रशिया तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू तुर्की को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है। इसी तरह रशिया ने इवन तुर्की के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत इन्वेस्ट किया है। तुर्की का अकुयू न्यूक्लियर पावर इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसी तरह दोनों कंट्रीज ने आपस में पीस एग्रीमेंट्स भी किए हुए हैं, जैसे कि आस्ताना प्रोसेस, जिसकी वजह से दोनों आपस में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं। तो ऑल इन ऑल ब्लैक सी को कंट्रोल करने का मतलब है यूरोप, मिडिल ईस्ट और दूसरे कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल करना, क्योंकि ब्लैक सी दुनिया का एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट है जिस पर दुनिया का ट्रेड, एनर्जी और सिक्योरिटी डिपेंड करती है। रशिया के लिए ब्लैक सी सिर्फ एक समुद्र नहीं बल्कि उसके सर्वाइवल की गारंटी है। ब्लैक सी के पुरसकून पानी के नीचे तकदीर बदलने वाले रिसोर्सेज छुपे हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये समंदर वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। अगर आप ऐसी ही मैप एनिमेटेड वीडियोस और भी टॉपिक्स पर देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।